नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पंजाब चुनाव में अमरिंदर सिंह होंगे कांग्रेस का चेहरा। पार्टी में शामिल हुए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल। दूसरे दलों से भी गठबंधन के संकेत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाया भाषणबाजी का आरोप। कहा, केंद्र की योजनाओं से गरीबों को फायदा नहीं। मुंबई कांग्रेस को एकजुटता की नसीहत। दिल्ली में सम विषम नियम का आखिरी दिन। प्रदूषण और ट्रैफिक कम होने का सरकार का दावा। सोमवार को होगी समीक्षा बैठक। सामरिक जगहों की सुरक्षा ऑडिट करेगी सरकार। गृह और रक्षा मंत्री की बैठक में फैसला। पाकिस्तानी जांच टीम के दायरे पर भी चर्चा। और सानिया हिंगिस ने जीता सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट। जोड़ी के नाम 11वां खिताब। लगातार 30 जीत का बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली में 15 दिनों तक चले सम विषम फार्मूले का आज आखिरी दिन और दिल्ली सरकार ने दावा किया कि इस नियम से प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। इस फार्मूले से हुए नफा नुकसान के लिए सोमवार को सभी विभागों के साथ दिल्ली सरकार समीक्षा बैठक करेगी। उधर कांग्रेस ने कहा है कि इस मुहिम को सफल बनाने का श्रेय दिल्ली सरकार की बजाय जनता को जाता है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सम विषम फार्मूले का पूरा लेखा जोखा पेश किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 15 दिनों में लोगों को इससे काफी सहूलियत हुई है। सड़कों पर जाम से निजात मिली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए जनता और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग की जमकर सराहना भी की। सबसे ज्यादा लोगों को इसका महत्व नजर आया वो था कि सड़कों के ऊपर कंजेशन कम हो गया। सड़कें खाली हो गई दिल्ली की। जहां लोग 1 घंटे में पहले पहुंचा करते थे वो आधे घंटे में पहुंचने लग गए। जहां लोग 2 घंटे में पहुंचते थे 1 घंटे में पहुंचने लग गए। ये सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट नजर आया कि दिल्ली की सड़कें खाली हो गई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि 15 दिनों में दिल्ली के प्रदूषण स्तर में काफी कमी आई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली की सीमा पर प्रदूषण कम हुआ है। गोपाल राय ने बताया कि 15 दिनों में 9,000 से ज्यादा चालान काटे गए, जबकि हेल्पलाइन नंबर पर 19,000 से ज्यादा लोगों ने कॉल किया। गोपाल राय ने सहयोग के लिए ऑटो चालकों की भी तारीफ की। 400 से 300 जो डेटा आया है वो इस बात को सबूत दे रहा है कि इस दौरान 20 से 25% पोल्यूशन लेवल नीचे गया है। ये एवरेज पूरे दिल्ली के अंदर जो हमने एनालिसिस किया है वो हुआ है। अभी तक टोटल जो इस कल तक का आज कुछ ऐड हो जाएगा। अब तक का जो टोटल चालान हुआ है वो 9,144 चालान काटे गए हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए और भी उपाय किए जा रहे हैं। निर्माण क्षेत्रों में नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों का चालान काटा गया है। सड़कों और पार्कों में कूड़ा जलाने पर भी जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली के अंदर डस्ट जो होती है कंस्ट्रक्शन साइट्स के सभी के चालान किए जा रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले मेट्रो की 14 साइट्स को चेक किया था। 14 की 14 साइट का 50,000 रुपये का चालान किया है। दिल्ली में 48 मेजर साइट्स चल रही हैं कंस्ट्रक्शन की। पिछले 15 दिन पहले 46 का चालान किया गया था और 42 का दोबारा से चालान किया गया है। उधर कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण कितना कम हुआ है ये तो आंकड़े आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या कम हुई है उसका श्रेय दिल्ली की जनता को जाता है। ऑड इवन से एक चीज तो हमने देखा कि कंजेशन जो सड़कों पे था वो तो अवश्य कम हुआ, परंतु कितना पोल्यूशन घटा है ये जब आंकड़े सामने आएंगे तभी उस पर हम बता पाएंगे। पर इससे इसका मतलब एक बार फिर से मैं दिल्ली के नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली सरकार सोमवार को सभी विभागों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि इस नियम के दौरान क्या क्या परेशानियां आई और अगर भविष्य में इस नियम को लागू किया जाए तो समस्याओं से कैसे निजात पाई जा सकती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस फार्मूले के बाद जो समीक्षा बैठक है वो सरकार सोमवार को करेगी, लेकिन हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि इस फार्मूले का असर पॉल्यूशन पर कितना पड़ा है और साथ ही साथ दूसरे अगर जो मैं कहूँ कारण हैं वो कितने ज़्यादा जिम्मेदार दिखते हैं।
हमारे साथ सीएससी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल चंद्रभूषण साहब हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। चंद्रभूषण जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, जो सरकार का एक मोटा मोटा दावा है 30 से 40% पॉल्यूशन कम होने की बात सरकार कह रही है इस ऑड इवन फार्मूले के बाद, आप लोगों की स्टडी अगर कुछ हो, क्या वो इशारा करती है? देखिए, प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन हमारे जो आंकड़े हैं वो कुछ मंगल या बुधवार को हम एनालिसिस करके पब्लिक के सामने रखेंगे कि कितना प्रदूषण कम हुआ है। अभी कहना बहुत मुश्किल है कि 30% कम हुआ है या 40% कम हुआ है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि पहले सप्ताह के अंत में हमने एक एनालिसिस पब्लिक डोमेन में डाला था और इससे पहले सप्ताह का रिजल्ट ये बताता है कि जो पीक पोल्यूशन है वो कम हुआ है। पीक पोल्यूशन का मतलब यह है कि जब वातावरण में बहुत जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत हैवी हो जाता है और धुंध बहुत अधिक होता है, तो दिल्ली का पोल्यूशन बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। तो ऑड और इवन आने के बाद जो पीक पोल्यूशन इंसिडेंट था वो कम हुआ था, लेकिन टोटल पोल्यूशन लोड में क्या कमी आई है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्यूसडे वेडनेसडे तक हमारी एनालिसिस सामने होगी पब्लिक के पास। लेकिन चंद्रभूषण, मैं ये भी समझना चाहूंगा, ऑड इवन फार्मूले को सफलता के तौर पर ये देखा जा रहा है कि ट्रैफिक कम रहा, सड़कों पर जैम की स्थिति बहुत कम रही है, ये एक बड़ा फैक्टर है मैं कहूं कि इस फार्मूले का। लेकिन ऑड इवन का जब फार्मूला लागू किया गया तब पॉल्यूशन को कम करने के प्रयास के तौर पर देखा गया। कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि जो कार है पॉल्यूशन के लिहाज से उसका परसेंटेज जो है टोटल पॉल्यूशन में वो बहुत ही माइनर है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, पहली बात ये समझने की जरूरत है कि कंजेशन जब कम होता है तो सभी गाड़ियों से पोल्यूशन कम होता है। जब कंजेशन कम होगा तो इसका मतलब कि आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी, आपको आइडलिंग में गाड़ी रखने की जरूरत नहीं होगी, तो मोटरसाइकिल से भी प्रदूषण कम होगा, बस से भी पोल्यूशन कम होगा, कार से भी पोल्यूशन कम होगा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कार निकालने से पोल्यूशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ा है, वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कंजेशन का डायरेक्ट रिलेशन है पोल्यूशन से। अगर आप कंजेशन अधिक होगा तो वही गाड़ी दुगुना प्रदूषण करेगी। तो कार निकालने से जो बहुत मेजर फायदा यह हुआ है कि बाकी गाड़ियों का भी प्रदूषण कम हुआ है। कार का प्रदूषण तो कम हुआ ही हुआ है, कम से कम 5 से 7 लाख कारें जब रोड से निकली हैं उससे तो प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन बाकी गाड़ियों को भी जगह मिला है तेजी से चलने का जिसके कारण भी प्रदूषण कम हुआ है। तो यह क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है जिसको समझने की जरूरत है। और दिल्ली या फिर इस रीजन के पॉल्यूशन को अगर देखें चंद्रभूषण, तो ओवरऑल क्या बड़ा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा मैं कहूं कि जिम्मेदार दिखता है पॉल्यूशन को लेकर? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जो धूल के कण हैं वो अलग जो साइट्स पर काम होता है, कई जो बिजली के मैं कहूं कि पावर प्लांट चल रहे हैं दिल्ली या उसके आसपास उससे होता है, या फिर एनसीआर रीजन में बनने वाली नए नए बिल्डिंग्स वो एक बड़ा फैक्टर है, और कार या फिर मैं कहूँ कि जो ट्रांसपोर्ट का पॉल्यूशन है धुएं का वो फैक्टर बहुत ही कम है, अंडर 10% या 10 से 12% के आसपास है। वो गलत है, ये कहना गलत है। अगर आप लेटेस्ट स्टडी भी देखें तो वो ये बताती है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन हम उस जो स्टडी है उसकी भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑड एंड इवन से एक चीज जो कि बहुत कंजेशन कम हुआ या प्रदूषण कम हुआ कि, लेकिन एक जो बहुत बड़ी लर्निंग रही है वो ये रही है कि सिर्फ ऑड एंड इवन से काम नहीं होगा। आपको बदरपुर थर्मल पावर प्लांट भी बंद करने होंगे, आपको रोड की सफाई भी करनी होगी, आपको जो कूड़े जल रहे हैं उसको भी कम करने पड़ेंगे, आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ काम करना पड़ेगा, पंजाब के साथ काम करना पड़ेगा ताकि फसलों को जलाया ना जाए। पूरे एनसीआर के वाटर एयर शेड को देखने की जरूरत है। तो एजेंडा ऑड और इवन से बड़ा है, लेकिन ऑड एंड इवन ये बताता है कि एज ए इमरजेंसी सिचुएशन जब प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ेगा, ऑड और इवन वो पीक पोल्यूशन जरूर कम करता है। यानी चंद्रभूषण ने कहा जाए कि इमरजेंसी के लिए ये एक टूल बेहतर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें दूसरे टूल्स को अपनाना होगा। एकदम आपने सही बोला, ये इमरजेंसी सॉल्यूशन है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी ने फोरकास्ट किया कि अगले 3 दिन में प्रदूषण 600 चला जाएगा, तो ऑड और इवन का मतलब है कि आप इमीडिएटली गाड़ियों को रोड से निकालेंगे तो 600 से 400 आ जाएगा। लेकिन हमारी मानक जो है वो 60 है।
60 को लाने के लिए बहुत चीज करने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल चंद्रभूषण, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में जो पॉल्यूशन कम करने के लिए मैं कहूँ कि टूल्स यूज़ किए गए, उनका कंपैरेटिव स्टडी भी किया है। क्या सबसे मुफीद रास्ता दिल्ली जैसे राज्य में दिखता है जो कि इम्प्लीमेंट हो सकता है व्यावहारिक तौर पर मैं कहूँ तो? एक बार सवाल अगर दोबारा से रिपीट दुनिया के करें, अलग मैं अलग सुन नहीं देशों में पाया जो हूं पॉल्यूशन ढंग लेवल कई शहरों में कई गुना ज्यादा था, वहां पर भी उसको मैं कहूं कि उस लेवल पर लाया गया। उस लिहाज से दिल्ली में प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या दिखता है लॉन्ग टर्म से। में? जी, देखिए लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा चीज है कि हमें एक यूनिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। पहली बात ये, जिसका मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियत बढ़े, लोग अपने गाड़ी और मोटरसाइकिल को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। यूरोप में यही हुआ। यूरोप ने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम किया, ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन को कम किया, और जैसे और जो सोर्सेज हैं जैसे कि रोड डस्ट हो या फिर पत्तों को जलाना हो, इन सभी चीजों की करने की जरूरत है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाकी देशों ने किया है या चाइना कर रहा है, जी। वो ये है कि पावर प्लांट हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, इस पे बहुत फोकस दिया गया है। चलिए चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पंजाब में चढ़ा सियासी पारा, अमरिंदर सिंह बने मुख्यमंत्री का चेहरा, मनप्रीत बादल भी कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर बढ़ा दबाव। देखिए पहली खबर, अमरिंदर को कमान, आज रात 8 बजे। सामरिक रूप से अहम सभी जगहों की तय समय में सुरक्षा ऑडिट होगी। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक में आज इसका फैसला लिया गया। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी भी मौजूद थे। 1 घंटे तक चली इस बैठक के बाद गृह मंत्रालय से बयान भी जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि सीमा पार से कुछ तत्वों से खतरा बना हुआ है और इसीलिए खुफिया तंत्र को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। बैठक में आतंकी खतरों का पता लगने और उन्हें रोकने के लिए खुफिया तंत्र को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। पठानकोट हमले के बाद सरकार ने सामरिक जगहों की सुरक्षा चाक चौबंद करने की बात कही थी। बैठक में पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान से आने वाले विशेष जांच दल के दायरे पर भी बात हुई। पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह का अगले सप्ताह लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी। पठानकोट हमले के सिलसिले में सलविंदर सिंह से एनआईए पूछताछ कर चुकी है। दरअसल सलविंदर सिंह का दावा है कि 31 दिसंबर की रात को आतंकियों ने उनकी गाड़ी छीनी थी और इसी गाड़ी से आतंकी पठानकोट एयरबेस के पास तक पहुंचे थे और बाद में गाड़ी लावारिस हालत में मिली थी। पंजाब में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे रखकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। कांग्रेस इस वक्त राज्य में अपने को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी क्रम में आज पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल को कांग्रेस में शामिल किया और इसके साथ ही पार्टी ऐसे दलों की भी अब खोज कर रही है जिसके साथ गठबंधन कर वो चुनावी रण में उतर सके। कांग्रेस ने पंजाब में विधानसभा चुनाव से लगभग साल भर पहले अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस 2017 के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी को पता है कि इस बार उसका मुकाबला सिर्फ अकाली दल और बीजेपी से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी है। इसलिए कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। जाहिर है कांग्रेस की इस पहल से अकाली बीजेपी गठबंधन और आम आदमी पार्टी पर भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने का दबाव बनेगा। कांग्रेस पार्टी की सदारत और कैंपेन का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। पार्टी को मजबूती देने की दिशा में शुक्रवार को कांग्रेस ने पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल और उनकी पार्टी पंजाब पीपुल्स पार्टी को अपने साथ मिला लिया। पार्टी को भरोसा है कि इस मर्जर से पंजाब में उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। Now we are all one and we start our campaign on a good start. दूसरी पार्टी से भी हम बातचीत करेंगे and I hope we will be able to forge some sort of a strong alliance
in this coming election. मनप्रीत 1995 से 2007 तक लगातार 4 बार विधायक रहे। 2012 में अकाली दल से अलग होकर दूसरे मोर्चे में शामिल हुए और करीब 6% वोट बटोर लिए। अब कांग्रेस मनप्रीत का इस्तेमाल बादल परिवार के खिलाफ करना चाहती है, लेकिन अकाली दल और बीजेपी को इस बात की कोई परवाह नहीं। मनप्रीत ने पहले पीपी बनाई थी, जो पीपी बनाने के बाद उसका हशर हुआ, सभी लोगों की जमानतें जब्त हुई। अकाली दल को फर्क ना पहले पड़ा ना आगे कुछ पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ वहां मजबूती से सरकार चला रही है। जब भी चुनाव होगा हमारी सरकार बनेगी। कौन किस पार्टी में जाता है वो उसको तय करना है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस को सूबे की कुर्सी वापस हासिल करने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव में अकाली बीजेपी गठबंधन को 42% वोट मिले थे तो कांग्रेस को 40%। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने राज्य के करीब 24% वोट पर कब्जा जमाकर दोनों ही दलों की नींद उड़ा दी थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। मुंबई कांग्रेस में आपसी कलह और गुटबाजी की खबरों के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे। उन्होंने पार्टी के नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया तो वहीं केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तेजी के साथ गिर रही है। साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं लेकिन जमीन पर कोई भी काम नहीं हो रहा। राहुल ने स्वच्छ भारत, स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसी सरकार की योजनाओं को भी नाकाम करार दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को 2 दिनों के दौरे पर मुंबई पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं का फायदा न गरीबों को मिल रहा है और न ही उनका कोई असर नजर आ रहा है। दिल्ली में सरकार उनकी है, मुंबई में सरकार उनकी है, महाराष्ट्र में सरकार उनकी है। अगर आपको मुंबई साफ करनी है तो झाड़ू से नहीं होगी। जो सॉलिड वेस्ट बन रहा है उसको आप हटाइए, उसको निकालने का तरीका तैयार कीजिए। सिर्फ भाषण में कहने से, इवेंट बनाने से, धूमधाम करने से मुंबई साफ नहीं होगा। राहुल गांधी के इस दौरे को मुंबई कांग्रेस के भीतर पैदा हुई अंतर्कलह को सुलझाने की कोशिश भी माना जा रहा है। हालांकि उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और ये दिखाने की कोशिश हुई कि पूरी मुंबई कांग्रेस एकजुट है। लेकिन राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकता की नसीहत भी दी। दिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। ये बहुत अच्छी कहावत है, इसको मैं अपने साथ मुंबई से वापस ले जाऊंगा और जहां भी मुझे कांग्रेस पार्टी के नेता मिलेंगे, थोड़ी लड़ाई होती रहती है, उनको मैं ये कहूंगा। और अपने ऑफिस में तिल के लड्डू भी रखूंगा थोड़े। हाल में कांग्रेस दर्शन मैगजीन में पार्टी के शीर्ष नेताओं के बारे में आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने के बाद अभी मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। 2 दिन पहले भी राहुल के मुंबई दौरे को लेकर बैठक में कांग्रेस नेताओं के बीच ही विवाद की खबर आई थी। ऐसे में राहुल गांधी के सामने संगठन को मजबूत करने की चुनौती है। राहुल गांधी शनिवार को कॉलेज छात्रों से मिलेंगे और बिजली की समस्या पर पैदल मार्च भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का हश्र बिहार और दिल्ली जैसा ही होगा। लखनऊ में अपने 60वें जन्मदिन की पार्टी पर मायावती ने यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक ताकतों को खुली छूट दी जा रही है। मायावती ने पदोन्नति में आरक्षण बिल पारित न करने पर भी सवाल उठाए और केंद्र सरकार की नीतियों को गरीबों और दलितों के खिलाफ बताया। जो अनेकों चुनावी वायदे किए थे, वे अच्छे दिन लाने के जो बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए थे, वे अब अधिकांश या कोरे सपने ही बनकर रह गए हैं। और अब इस सरकार में अच्छे दिन नहीं बल्कि पहले से भी और ज्यादा बुरे दिन आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी जनहित याचिका को सुनवाई शुरू होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील को 500 से भी ज़्यादा बार धमकियां मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि एक बार सुनवाई शुरू हो जाने के बाद याचिकाकर्ता तो बदल सकता है, लेकिन सुनवाई बंद नहीं होगी। हालांकि ऐसी हालत में कोर्ट एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सकता है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की है। कोर्ट इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। दरअसल सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीसीए मामले की जांच के लिए बने आयोग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि जांच आयोग अपना काम करता रहेगा। दिल्ली सरकार ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जो डीडीसीए मामलों की जांच कर रहा है। आयोग को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीसीए की तरफ से दायर मानहानि के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद कीर्ति आजाद को नोटिस जारी किया है। डीडीसीए ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद पर मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत प्राकृतिक नहीं थी। दिल्ली पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने आज ये बात कही। सुनंदा का बिस्तरा जांच के लिए FBI को भेजा गया था और FBI रिपोर्ट पर एम्स के डॉक्टरों ने अपनी सलाह दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। बस्सी ने कहा कि सुनंदा के शरीर में कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं मिला। सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में 17 जनवरी 2014 को मृत मिली थी। पुलिस ने पिछले साल जनवरी में हत्या के मामले के तौर पर दर्ज कर इसकी जांच शुरू की थी और इस मामले में शशि थरूर समेत कई लोगों से अब तक पूछताछ भी हो चुकी है। एज फार एज जो इन्वेस्टिगेशन हमारी अब तक हुई है, जब हमारे पास जो मेडिकल एविडेंस अब तक है, उसके बेसिस पे एक बात क्लियर है कि डेथ इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ अननेचुरल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में आज एक बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उधमपुर के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक करीब 35 यात्रियों को लेकर ये बस बसंतगढ़ जा रही थी। दुर्घटना में एक महिला और एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हुई है और घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। Bus was coming to Ramnagar from Basantgarh side. I have talked to DIPCOM also, and he has said that Air Force and other agencies, they are on alert. They are standby, and whenever some requisition comes for helicopter or anything else, that shall be done. ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 308 रन बनाए, जिसमें रोहित शर्मा ने 124, अंजिका रहाणे ने 89 और विराट कोहली ने 59 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने सधी शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले विकेट के लिए 145 रनों की साझेदारी हुई। एरॉन फ्रेंच ने 71 और शॉन मार्श ने 71 और जॉर्ज पैली ने नाबाद 78 रन बनाए। 5 वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अब 2-0 से आगे हो गया है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। शुक्रवार को फाइनल मुकाबले में जोड़ी ने कार्लिना ग्रेसिया और क्रिस्टीना मराल्डोविच की जोड़ी को 1-6, 7-5, 10-5 से हरा दिया। विश्व की नंबर 1 महिला डबल्स जोड़ी की इस सीजन की लगातार दूसरी जीत है। ये दोनों का लगातार 7वां और एक साथ ओवरऑल 11वां खिताब है। और अब दुनिया की नज़र इस बात को लेकर है कि जोड़ी 1990 में याना नोवोतना और हेलेना सुकोवा की लगातार 44 मैच जीतने के विश्व रिकॉर्ड को कब तोड़ेगी। और बात शेयर बाजार की, जहां पर आज ये 19 महीने के निचले स्तर पर चला गया। सेंसेक्स में ये 318 अंकों की गिरावट के साथ ही 24,455 पर पहुंचा। निफ्टी भी 99 अंक गिरकर 7,427 पर बंद हुआ। सबसे ज़्यादा गिरावट बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा और रियल्टी सेक्टर में हुई। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल के दाम $30 प्रति बैरल से भी नीचे जाने पर बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा है और चीन के शेयर बाजारों में गिरावट का असर भी घरेलू बाजारों पर दिखने लगा है। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया भी 30 पैसे टूटकर 28 महीने के निचले स्तर पर चला गया। आज एक डॉलर की कीमत 67 रुपये 59 पैसे रही। सेना ने कहा है कि वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना दिवस के मौके पर थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने
देशवासियों को ये भरोसा दिया। उन्होंने चीन के साथ रचनात्मक सहयोग की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैनिकों की वीरता और साहस को सलाम किया। 68वें सेना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुई। इस मौके पर तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। इसके बाद दिल्ली छावनी में भव्य परेड का आयोजन हुआ। इसमें जवानों के शौर्य और साहस की झलक दिखी। सेना के जांबाजों ने कई तरह के करतब भी दिखाए। थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने कहा कि चीन की सेना के साथ उत्तरी सीमा पर बेहतर समझ विकसित हुई है और इसे जारी रखा जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा पर चुनौतियों का जिक्र भी किया। मैं देशवासियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी फौज बहादुरी के साथ हर प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार है। दरअसल इसी दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। इसीलिए इस दिन को सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। कोल खदान मामले में एसएल माइनिंग की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीईसी में ओडिशा के कसिया और जीलिंग लंगालोटा खानों में नवीनीकरण पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। ईरान तेल बाजार में वापसी पर अपने उत्पादन को बढ़ाने जा रहा है, जिससे अमेरिका में तेल भंडारण बढ़ने की उम्मीद है। एशियाई बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 12 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत और जापान के तटरक्षक बल चेन्नई के समुद्र तट पर संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। 15वें संयुक्त अभ्यास काइजिन के दौरान भारतीय तटरक्षक बल का जहाज, समुद्र पहरेदार और जापान का पोत इचिंको भी बंदरगाह पर मौजूद रहे। इस अभ्यास का उद्देश्य खोज बचाव की कार्रवाई और परस्पर सहयोग के जरिए समुद्री डकैतों से निपटना है। ओडिशा के गजपति जिले के पनीगंदा के जंगल में 32 किलो आईईडी विस्फोटक बरामद हुआ है। बीएसएफ के मुताबिक विस्फोटक सामग्री माओवादियों की है। पिछले 5 दिनों में सेना ने दूसरी बार विस्फोटक बरामद किया है। दिल्ली की पत्रकार अंकिता आनंद को यूरोपीय आयोग के प्रतिष्ठित लोरेंजो नेतालिब 2015 मीडिया पुरस्कार से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें खाप पंचायतों और महिलाओं की स्थिति पर लिखे उनके लेख नो कंट्री फॉर न्यू वुमेन के लिए दिया गया है। मुंबई हाई कोर्ट ने अली असगर को 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। अपने को स्टार की कुशारदा की गिरफ्तारी के बाद अली ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। दोनों अभिनेताओं पर बाबा राम रहीम का मजाक उड़ाने के आरोप में उनके समर्थकों ने मामला दर्ज कराया था। जकार्ता आतंकी हमले के मामले में इंडोनेशियाई पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के घर से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का झंडा भी बरामद हुआ है। इस मामले में कनाडा और इंडोनेशिया के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मिस्र के सिनाई प्रांत में सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। इस हमले में सेना ने 30 आतंकियों को मार गिराया। शेख जुवेद शहर में जांच चौकी पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच झड़प हुई थी। जापान के नगानो शहर में एक स्कूल बस हादसे में 14 छात्रों की मौत हो गई। हादसे में 27 लोग घायल भी हुए हैं। बस नगागो में स्की रिजॉर्ट दौरे के लिए जा रही थी। फिलहाल हादसे की वजह पता नहीं लग पाई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मानवता के आधार पर 26 वर्षीय भारतीय को विशेष वीजा दिया है। जसपाल सिंह के पिता की ऑस्ट्रेलिया में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। जसपाल अपने पिता का अंतिम संस्कार भारत में करना चाहते हैं। नया वीजा मिल जाने के बाद वे भारत में अपने पिता का शव ले जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया वापस आ सकेगा।